हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में फर्स्टली बी क्लासेस। अब प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है वो बाहर आ गई है एंड वी डिस्कवर्ड कि ये 75 मार्क्स थी। अब जब आप इन मार्क्स को देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा कट ऑफ तो काफ़ी लो है, पर इसका मतलब क्या है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार जो 88.8 के अराउंड जो है कट ऑफ थी, राइट, उससे और ज्यादा 13 मार्क्स से गिर गई है। However, very importantly, यहाँ पे one also has to realize that this is equally difficult for everyone. And इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है ये समझना कि we have to now mold our preparation for prelims in a manner जो कि सूट कर रहा है द न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। एंड यहां पे कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन क्वेश्चंस जो होते हैं, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन क्वेश्चंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके कॉन्टेक्स्ट को लेआउट कर दिया है करंट अफेयर्स ने और इससे जुड़े स्टैटिक एलिमेंट्स, दीज मे बी एसोसिएटेड विद एनी पार्ट, राइट, ये आपके ज्योग्राफी से जुड़े हो सकते हैं, आपके आईआर की ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा से जुड़े हो सकते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, राइट, कोई रूलिंग्स जो हो गई उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, कोई इकोनॉमिक थ्योरीज एक्सेट्रा जो हैं उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई लार्जर कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट इज सेट बाय द करंट अफेयर्स, बट इससे जुड़ा आपने जो स्टैटिक एलिमेंट है उसको रीड एंड रिवाइज बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली अगर आप ये चेंजिंग फॉर्मेट ऑफ प्रीलिम्स को टैकल करना चाहते हैं। एंड छोटी छोटी न्यूज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर्टिकुलरली इंपैक्टिंग वेरियस अदर डायमेंशन। और इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको आज दिखाना चाहती हूं जो कि जुड़ा है अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2024 के अंदर जो मुद्दा उठा है गिवन द जनरल इलेक्शंस ओवर द हैंडिंग ओवर ऑफ द कच्चाथीवू आइलैंड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज पर द 1974 अग्रीमेंट। पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा है। इनफैक्ट जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर द लेट जयललिता जो थी उन्होंने पिटिशन भी डाली थी कोर्ट के अंदर कि ये जो गिविंग अवे ऑफ कच्चाथीवू था ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए थी अगर आप इंडिया का एक हिस्सा हैंड ओवर करना चाहते थे टू अनदर कंट्री। इनफैक्ट 2014 में उस दौरान मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यू करते हुए बोला था कि देखिए अब तो व्हाट हैज बीन डन इज डन, अब अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू प्रोबेबली गो टू वॉर विद श्रीलंका, राइट। सो देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर व्हाट हैज हैपेंड, नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। पर हाउएवर अब पर्टिकुलरली जब जनरल इलेक्शंस के दौरान तमिलनाडु के अंदर, जो कि बहुत इमोशनल इशू है ये, राइट, पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पे वहां के जो फिशरमैन हैं उनके फिशिंग राइट्स से ये एसोसिएटेड है एंड हिस्टोरिकली कल्चरल एंड रिलीजियस लिंक्स भी रहे हैं अलोंग विथ सोशल इकोनॉमिक लिंक्स विद दिस कच्चाथीवू आइलैंड, ठीक है। अब ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज तो हो ही सकती है, बट इससे जुड़े कुछ जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, राइट, अबाउट वेरियस मैरिटाइम फीचर्स हियर, इन्वायरमेंटल कुछ स्टैटिक इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स, मैरिटाइम फीचर्स को जब आप देखते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार एग्जिस्ट करता है, राइट। साथ ही साथ में एक और जगह जिसके ऊपर अब इशू आया है विच इज अ वेज बैंक ऑल्सो, जहां जिसको 1976 के एक अग्रीमेंट के तहत श्रीलंका ने रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बहुत ही रिच, बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है ये। यहाँ पे अभी जो गल्फ ऑफ मन्नार लाई करता है, यहाँ पे एक बायोग्राफिक जो है एक ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है विच इज एक्सट्रीमली रिच इन फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी एज वेल। यहाँ पे डुगोंग करके जो सी काउज है वो भी पाई जाती हैं। अब ये एलिमेंट्स जो है आप देखेंगे कितने ज्यादा फ्लो ओवर कर रहे हैं इनटू ज्योग्राफी, इनटू एनवायरनमेंट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है जिसे एडम्स ब्रिज भी बुलाया
जाता है। राम सेतु से जो है इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है, अगेन अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, उसके इंपॉर्टेंटली भी आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। इसको आप हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हैं कि कहां कहां कौन कौन से टेक्स्ट में या कौन कौन से एंशियंट राइटर्स एंड ट्रैवलर्स ने जो है एडम्स ब्रिज के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक आईआर की न्यूज के प्रीलिम्स के एलिमेंट्स स्पिल ओवर होके ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। एंड दीज आर थिंग्स दैट आर सपोज टू बी पिक्ड अप बाय यू, राइट। ये एलिमेंट्स जो है आपके द्वारा रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है, विच कैन ऑफन बी अ टफ टास्क एज वेल। विच इज वाई बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ, रिविजन के साथ डील करने में अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है जिसके कारण आप उसे पिकअप नहीं कर पाते, या फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसे आप गॉज ही नहीं कर पाते, इंटरकनेक्शंस ही नहीं बना पाते, तो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स इंटेंसली सक्सेसफुल, आपने वीडियो भी देखी होगी, जो रैंक 2 हैं अनिमेश प्रधान जी, उन्होंने, इनफैक्ट हमने भी अभी तक उनके साथ इंटरव्यू नहीं किया था, उससे पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया था कि किस तरह से स्लीपी क्लासेस का आरआरसी जो है उन्होंने यूटिलाइज किया था, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट की रिविजन के लिए, जिसके कारण प्रीलिम्स के अंदर भी वो सक्सेस जो है पा पाए, राइट। तो इसीलिए अब हमारा जो आरआरसी है, जहां पे हम जो है इंटेंस आपको प्रेपरेशन करवाते हैं लाइव, राइट। जो फैकल्टीज हैं 6 से 8 घंटे हर रोज आपके साथ बैठती हैं, हैंड होल्डिंग करती हैं एंड पूरा सब्जेक्ट आपको एंड टू एंड जो है समझाती हैं। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं जल्द से जल्द और इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही में लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। इनको जानने के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं दिए गए नंबर या फिर ईमेल आईडी पे। नाउ चलते हैं इन अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बताया था, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके अब कुछ पॉलिटी एंड आईआर से जुड़ी जो चीजें हैं उनको समझने में। अब यहां पे आप मैप भी देख सकते हैं, ठीक है। मैप्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, पिछली तभी मैंने शुरुआत भी जो है मैप से की थी कि देखिए ये जो पूरा एरिया है इसके आसपास की जो जगहें हैं आपको याद रखनी है, राइट। टाउन्स लाइक रामेश्वरम, धनुषकोडी, राइट, यहां पे जो है विजिट भी किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा बिफोर द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ अयोध्या। वाई? बिकॉज यहां पे एक एरिया को द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राम सेतु माना जाता है, तो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है ये, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कचाथीवू विच इज क्लोज टू श्रीलंका का जो डेल्फ्ट आइलैंड है। देन पार्क स्ट्रेट जो कि यहां पे लाई करता है, यहां पे पार्क बे जो है लाई करता है, यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार जो है लाई करता है, एंड देन वैज बैंक जो कि कन्याकुमारी के साउथ में जो है लाई करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोकेशंस, थोड़ी सी डिफरेंट लोकेशंस है। जहां पे कचाथीवू जो है क्लोजर टू रामेश्वरम एंड धनुषकोडी है, वहीं पे कन्याकुमारी के पास आ जाता है जो कि वैज बैंक का इलाका है, राइट। तो आपने ये जो डिफरेंसेस है इन्हें याद रखना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो कचाथीवू का आइलैंड है एक बहुत ही छोटा आइलैंड है, लाइंग एक्सट्रीमली क्लोज टू रामेश्वरम एंड टू द साउथ इसका लाई करते हैं वेरियस आपके मन्नार आइलैंड भी इसके जो है काफी पास है। तलाई मन्नार का जो एरिया है ये इसके बहुत पास लाई करता है। नाउ इंपॉर्टेंटली एक बहुत ही छोटा और बैरन आइलैंड है, राइट। तो अगेन a feature that you have to remember, it's not like it's very fertile या यहाँ पे कोई बहुत dense forest है, नहीं, एक tiny और बहुत ही barren island है। और इसकी क्रिएशन किससे लिंक की जाती है? एक और जोग्राफिकल फीचर आप याद रखिए, तो इसकी किसके साथ लिंक्ड है? एक वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक एक जो है आइलैंड है, ये कोरल नहीं है, क्या है? वोल्केनिक आइलैंड है ये, राइट। और ये माना जाता है कि हिस्टोरिकली मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो है रामनाथपुरम के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जमींदार रामानंद राजा जो है इसको कंट्रोल करते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ इंपॉर्टेंटली इस बैरन आइलैंड पे एक 120 साल पुराना सेंट एंथनीज चर्च भी है, जो कि जिसकी बहुत ज्यादा कल्चरल मान्यता है अक्रॉस रिलीजन्स एंड अक्रॉस कंट्रीज ऑल्सो। तो दोनों इंडिया एंड श्रीलंका से लोग आते हैं यहाँ पे इसके एनुअल
फेस्टिवल के लिए। अब 1974 के अंदर ड्यूरिंग द रूल जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है उनका टर्म जब चल रहा था तो इन्होंने एक अग्रीमेंट पे अराइव किया जहां पे ये आइलैंड जो है इसके ऊपर सॉवरेन राइट्स श्रीलंका को दे दिए गए। इनफैक्ट 1921 से ही टसल चल रही थी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कि आखिरकार हु डस कच्छाथीवू बिलोंग टू, राइट। अभी जो मद्रास प्रेसिडेंसी से लिंक चीजें हैं, ब्रिटिश जो रूल था उन्होंने बोला था हमें नहीं पता, आप आपस में डिसाइड कर लो कि किसका है, ठीक है। और फाइनली ये 1974 में रिजॉल्व हुआ। तो while the sovereign rights were given to Sri Lanka, but given the cultural and the socio-economic importance of Saint Anthony's Church, यहां पे इंडियन फिशरमैन को अलाउ किया गया कि ये एक्सेस कर सकते हैं कच्छाथीवू को रेस्ट करने के लिए, अपने नेट्स ड्राई करने के लिए, एंड साथ ही में जो एनुअल फेस्टिवल होता है सेंट एंथनीज चर्च पे उसको भी मनाने के लिए। हाउएवर यहां पे इश्यूज भी जो है वो ऑनगोइंग रहे हैं। व्हाई? Because a lot of this area was also rich in fisheries and यहाँ पे very early on जो trawlers थे उनका usage शुरू हो गया था, and very often we see the Indian fishermen in trying to access the fish to sustain their livelihood crossing over to the Sri Lankan waters, which has been a major cause of tension between the two countries. Now जहां पे 1974 में कच्छाथीवू वेंट टू श्रीलंका, जिसको लेके अब हमने बात की कि क्वेश्चन मार्क भी रेज किए गए हैं एज रिसेंटली एज 2024 में, ओवर द आइडिया कि देखिए ये ठीक नहीं किया गया था, ये इंडिया की इंटेग्रिटी के लिए, ये इंडिया की यूनिटी के लिए, हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके लिए एक अच्छा मूव नहीं माना गया। However, a lot of scholars also point to the fact कि जहां पे कच्छाथीवू was given to Sri Lanka, वहां पे a major win in return came for India. Now, ये कहा गया है कि 1974 के अंदर there's a lot of question mark about what was Tamil Nadu's reaction considering कच्छाथीवू is seen as a very emotional issue for Tamils. Now, a lot of people contend that उस दौरान डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि, उन्होंने एक ऑलमोस्ट साइलेंट हामी भर दी थी, वहीं दूसरे जो है इसको क्वेश्चन करते हैं। हाउएवर 1975-76 के अंदर जब हमने इमरजेंसी का पीरियड देखा, इस दौरान जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर्स उठाए इन ट्राइंग टू रिजॉल्व जो लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट थी जो कि चल रही थी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, और इसे सेटल कर दिया गया बाय 1976 अग्रीमेंट। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन से अग्रीमेंट के थ्रू जो मैरिटाइम बाउंड्री थी उसे सेटल किया गया इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, तो वो कौन सी थी? 1976 की। और इसके थ्रू जो सॉवरेन राइट्स थे ओवर वैज बैंक का एरिया, अ पैच क्लोज टू कन्याकुमारी, सदर्न जो टिप है उसके पास में, ये इंडिया को सौंप दिया गया। जो फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया है ये कहते हैं ये अराउंड एक 4000 स्क्वायर माइल का एरिया है जिसे इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, और ये कहते हैं कि ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है आता है, राइट। सो अगेन अब यहां पे आपने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिया, दैट ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी जो है आपको पता होनी चाहिए ना। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का आइडिया है ये 1982 के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी है उसके द्वारा डिफाइन किया गया एक एरिया है जिसके ऊपर एक स्टेट के पास सॉवरेन राइट्स हैं टू रियली बी एबल टू यूज, एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं to the exploration and use of marine resources including energy of that area। तो कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक जो है ये एक्सटेंड करता है, राइट। तो अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू याद रख सकते हैं, राइट। नाउ ये जो वैज बैंक का एरिया है वन ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है, एंड अगेन यहां से बहुत ज्यादा जो शिपिंग लेन्स एंड रूट्स हैं वो पास करती है, मेकिंग इट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो बहुत स्कॉलर्स का ये कहना है दैट इन फैक्ट दिस वाज अ विनिंग सिचुएशन कि जहां पे हमने कच्छाथीवू उनको दे दिया था, बट अ मोर स्ट्रेटेजिक पार्ट दैट इज द वैज बैंक वाज प्रोक्योर्ड बाय इंडिया एज इट्स सॉवरेन
राइट, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैज बैंक कहां पे लाई करता है और कहां पे काचाथीवू जो है ये लाई करता है। वहीं पे इसके ऊपर जो है पाक स्ट्रेट का एरिया भी देख सकते हैं, जो कि जरूरी है जानना, राइट। तो यहीं पे मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जोन्स है उसके बारे में भी बात कर ली है। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लक्षद्वीप सी एंड इंडियन ओशन का जो ये एक हिस्सा है, और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है, विच इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, जिसके अंदर 21 स्मॉल आइलैंड्स एंड साथ ही साथ में इनके एडजेसेंट जितने भी कोरल रीफ्स हैं वो इंक्लूडेड है। बहुत डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की, जिसके कारण इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रीसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ओवर फिशिंग एंड एनवायरमेंटल चेंजेस यहाँ पे बहुत लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सी टर्टल्स, शार्क, सी काउज या जिन्हें हम डुगोंग बोलते हैं, एंड डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। वहीं पे अगर हम तो थोड़ी और ऊपर देखते हैं कचाथीवू के पास, यहां पे एक शैलो एरिया है पाक बे का, राइट, जहां पे अगेन सेडिमेंट के बहुत डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, बहुत ही शैलो जो है यहां पे पानी है। एंड इसी के साथ है जो आपका पाक स्ट्रेट है, जो कि सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। नाउ इंपॉर्टेंटली इसे नेम किया गया था आफ्टर रॉबर्ट पाक, जो कि गवर्नर थे मद्रास के ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ इंपॉर्टेंटली ये कहा जाता है कि ये जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। व्हाट इज द यूनिक फीचर? कि अगर आप यहाँ पे वेव्स देखते हैं इसके नॉर्थ एंड साउथ के एरिया में, तो नॉर्थ की वेव साउथ की वेव से बहुत डिफरेंट है। नॉर्थ के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब जहां पे बे ऑफ बंगाल का एरिया है, यू हैव व्हाट आर मोस्टली कॉल्ड स्वेल वेव्स। वहीं पे साउथ के अंदर पाक बे के अंदर जो है आपकी सी वेव्स जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो एक जगह स्वेल वेव्स है, दूसरी जगह क्या है, सी वेव्स जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन तो यहां पे इतना ज्यादा पानी है, यहां पे जो वेव की हाइट्स हैं ये रिलेटिवली लो है, बहुत ऊंची वेव्स जो है नहीं जाती हैं। तो आपने ये दो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनको आपने याद रखना है। अब ये जो हमने टर्म्स देखे, स्वेल वेव्स, विंड वेव्स, राइट, या सी वेव्स, ये क्या होते हैं ना? विंड वेव्स बेसिकली क्या होती है, सरफेस लेवल की जो है वेव्स होती हैं, राइट, जो कि कॉज की जाती है बाय लोकल विंड्स इन द एरिया। एंड मेनली ये जो विंड्स है यही सरफेस के ऊपर ये जो एक टेंशन कॉज करके इन सरफेस वेव्स को, इन सी वेव्स को जो है राइज, विंड वेव्स को जो है ये राइज देती हैं। तो मोमेंट द लोकल वेव स्टॉप, ये विंड वेव्स जो है ये भी बंद हो जाती हैं। वहीं पे अगर हम स्वेल्स की बात करते हैं, ये कॉज होती है ओवर जो लॉन्ग डिस्टेंस या ओल्ड वेव्स आ रही होती हैं, जो कि थरथरी मचा देती है बिलो द सरफेस ऑल्सो, राइट, उनके द्वारा ये कॉज होती है। एंड यूजुअली ये सेल्फ सस्टेनिंग होती है और कॉज की जाती है क्योंकि सरफेस के बीनीथ जो कुछ एक थरथरी मच गई है, तो उसके कारण जो है ऊपर टेंशन रिफ्लेक्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ swell waves, therefore making them self-sustaining. So unlike wind waves जो कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए लोकल विंड्स के ऊपर रिलाई करती हैं, ये swell waves जो है do not need local winds to sustain themselves, right? तो ये कुछ जो डिफरेंस है ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कि ज्योग्राफी के लिए जरूरी हो सकता है। Now let's move on to certain other important things to discuss. और ये आता है इन द फॉर्म ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जोन जिसको आपने याद रखना है, जिसे पॉपुलरली एडम्स ब्रिज भी बुलाया जाता है। एंड इंडियन माइथोलॉजी रामायण इसे राम सेतु की तरह आइडेंटिफाई करता है। तो जब श्री राम सीता जी को रेस्क्यू करने जाते हैं रावण की लंका, तो उनकी वानर सेना एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाती है, विच ये माना जाता है कि प्रेजेंट डे पीरियड में यही एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु है, जो कि एक्सटेंड करता है धनुष कोड़ी से मन्नार आइलैंड तलाय मन्नार के बीच में। नाउ इंपॉर्टेंटली ये कहा गया है कि इनका नेचर क्या है, ये लाइमस्टोन शोल्स हैं, limestone shoals lying between Pamban and the Mannar Island. Pamban Island on India side and Mannar Island on Sri Lanka side. Now historical क्या हमें मेंशन मिलता है अपार्ट फ्रॉम एपिक्स लाइक रामायण? क्या कहीं और भी हमें इसका एविडेंस मिलता है? तो हाँ जी, बहुत सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के अंदर भी हमें इसका मेंशन मिलता है। तो
इब्न खौरदेबे अपनी किताब के अंदर विच इज कॉल्ड द किताब अल मसालिक व मामिल कफर्स, जिसका एक ट्रांसलेशन है द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स, वहां पे उन्होंने ऐसे एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके सेत बंधाई बुलाया विच इज कॉल्ड द ब्रिज ऑफ द सी। वहीं पे मार्को पोलो ने भी अपने ट्रैवल्स के दौरान मेंशन किया इस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को, एंड दिस वाज आल्सो मेंशन्ड बाय द मिडीवल ट्रैवलर अल बरूनी इन हिज बुक। देन अगर हम मॉडर्न पीरियड को देखते हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल राज, ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने इसे, जिसके बाद जो है इनका नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा एडम्स ब्रिज की तरह आइडेंटिफाई किया, जहां पे एडम्स ब्रिज नाम क्यों रखा गया, आफ्टर द बिब्लिकल फिगर ऑफ एडम, जहां पे उन्होंने बोला ये वो ब्रिज है जिसको स्केल करके एडम एक माउंटेन पीक पे अपनी तपस्या या मेडिटेशन स्टैंडिंग ऑन वन लेग करने गए थे। नाउ इंपॉर्टेंटली ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है बिकॉज जैन 2024 को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ही विजिटेड दिस एरिया, पर्टिकुलरली एन एरिया कॉल्ड, आप ये नाम याद रख सकते हैं, अरिचल मुनाई। अरिचल मुनाई, जहां पे ये कहा जाता है दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जिसके बाद से पहला पत्थर फेंक के राम सेतु जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। इनफैक्ट इवन ब्रिटिश टाइम से एंड देन इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बार बार इसका क्वेश्चन उठा है अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शिपिंग रूट इन दिस स्ट्रेट बाय ड्रेजिंग इट, क्योंकि सेडिमेंट बहुत है तो उसे डिग करके, ड्रेज करके, डीपन करके एक एक कनाल बना दे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि नेविगेशन को ईज करेगा, इनके फॉरेन एक्सचेंज को बचाएगा एंड इस एरिया को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना देगा। ठीक है, अब ये जो राम सेतु प्रोजेक्ट था, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इनकी जो पहली गवर्नमेंट 1955 में आई, उनके द्वारा भी इसे दोबारा रेज किया गया था, द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, एंड इसके लिए एक कमिटी भी बिठाई गई थी फॉर दिस पर्पस विद ए रामास्वामी मुदलियार एज इट्स चेयर पर्सन। बेसिकली एक डीप वाटर चैनल बनाना चाहते हैं जो कि पाक स्ट्रेट को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ लिंक कर पाए। However, given the mythological importance of this area, the construction of this project has always been wrecked with a lot of controversy, and इसी के चलते हुए एक स्टडी बिठाई गई थी even by the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट in 2022 एक्चुअली अंडर सी कि ये जो कमिटी है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी करे इस राम सेतु के एरिया की, कि क्या इसके ऊपर जो है किया जा सकता है। इनफैक्ट 2021 के अंदर जो है ये बिठाई गई थी और 3 साल इनको बोला गया था कि आप कीजिए स्टडी और देखिए कि क्या इससे निकलता है एंड वेदर सच अ कनाल, सच अ प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ बेनिफिट। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम माइथोलॉजिकल कंसर्न्स देयर आर आल्सो एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो कि रेज किए गए हैं, कंसिडरिंग कि ये जो गल्फ ऑफ मन्नार का पर्टिकुलरली एरिया है इतना ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, एंड साथ ही साथ में कि किस तरह से ओवरफिशिंग के कारण ऑलरेडी हम मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं इस एरिया के अंदर विटनेस कर रहे हैं। सो होपफुली आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स की न्यूज, चाहे वो आईआर से जुड़ी हो, पॉलिटिक्स से जुड़ी हो, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हो, उनकी रैमिफिकेशंस जो है बहुत सारे और डायमेंशंस एंड सब्जेक्ट्स में हो सकती है, जिनको निकालना आपके लिए जरूरी है टू गेट ग्रेट मार्क्स इन प्रीलिम्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्रीलिम्स की जगह से 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एक नए एस्पिरेंट है, नए स्टूडेंट है, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच 3 शुरू हो गया है। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए, या फिर अगर आप पॉल साइंस की खुद तैयारी कर रहे हैं बट इसके करंट अफेयर्स के साथ डील नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा मंथली करंट अफेयर्स कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं एट एन एक्सट्रीमली ग्रेट कॉस्ट। ठीक है, तो आप एनरोल कीजिए एंड वी विल श्योरली प्रोवाइड यू विद ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट पॉसिबल, ताकि आपका यूपीएससी ड्रीम हमारे बहुत से और सक्सेस स्टोरीज के साथ भी सच हो पाए। Right, so this was all from me. Thank you and see you in classes.